Hello learners, a very warm welcome to all of you on this learning platform Encourage Edu। आज सीटेट जनवरी 2024 के लिए मैं 5वां मॉक टेस्ट लेकर आई हूँ। इससे पहले इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल पे मैंने 4 मॉक टेस्ट करवाए हैं उर्दू के। अगर आपने अभी तक वो मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में उनके लिंक्स पिन कर दूंगी। आप जाकर डेफिनेटली देखें और आपके मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें ताकि मुझे भी अपनी टीचिंग के लिए फीडबैक मिले और आपको भी फीडबैक मिले। बिला ताखीर हम मॉक टेस्ट की शुरुआत करते हैं। ये मॉक टेस्ट 19 सवालों पर मुश्तमिल है और इनकरेज एडू यूट्यूब चैनल पे ये 5वां मॉक टेस्ट है। लर्नर्स, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो सीटेट जनवरी 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियोस को शेयर कीजिए। ये पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1, उर्दू ज़बान में दूसरी ज़बानों यानी संस्कृत, अरबी, फ़ारसी वगैरह के अल्फाज बखूबी इस्तेमाल होते हैं। इससे उर्दू ज़बान की किस खुसूसियत का इल्म होता है, किस कैरेक्टरिस्टिक का इल्म होता है? तो है ऑप्शन में जल्द कबूलियत, रब्त कलाम मतन, शक्लियात या गैर लचीलापन। उर्दू ज़बान जो है कई ज़बानों से मिलकर बनी है। उन उर्दू ज़बान के लफ्ज़ में कई ज़बानों के लफ्ज़ का बखूबी इस्तेमाल होता है। तो इससे आपकी उर्दू ज़बान की किस खासियत को पता चलता है? तो इससे आपको जल्द कबूलियत का पता चलता है। मतलब उर्दू ज़बान ऐसी है जो बाकी ज़बानों को जल्द कबूल कर लेती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 2 है, हर ज़बान में कुछ मखसूस आवाज़ें, साख्त और लफ्ज़ियात होती हैं। इस खुसूसियत से अंदाज़ा होता है कि ज़बान महारत दरकार होती है, निज़ाम है, मखसूस खुसूसियात वाली या मनमानी है। हर ज़बान में कुछ उसकी मखसूस आवाज़ें होती हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स उनके मखसूस होते हैं और उनका स्ट्रक्चर जो है हर ज़बान का मखसूस होता है, अलग अलग होता है। इस खुसूसियत से ज़बान का क्या अंदाज़ा होता है कि ज़बान किस खुसूसियत वाली है या कौन सी मखसूस बात है ज़बान में? तो महारत दरकार होती है, निज़ाम में मखसूस खुसूसियत वाली है या मनमानी है। तो ज़बान की अपनी मखसूस खुसूसियात होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी मखसूस खुसूसियत वाली है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, स्कूल में दाखिले के वक्त भी तलबा में ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है। इस बयान से वाज़े होता है कि जब तलबा जो है स्कूल में उनका दाखिला होता है तो उस वक्त भी उनको ज़बान को समझने की काफ़ी सलाहियत होती है उनके अंदर। तो इस बयान से क्या पता चलता है? पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए या बच्चों को सिर्फ मेयारी ज़बान पढ़ाना चाहिए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज, या फिर बच्चे के पास तमाम मालूमात होती है, उन्हें कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, या बच्चे एक ज़बान सीख रहे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है कि पढ़ाते वक्त क्लासरूम में बच्चों की ज़बान को शामिल करना चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि बच्चे अपनी ज़बान में सीखेंगे तो उनकी लर्निंग ज़्यादा अच्छी तरीके से होगी। सवाल नंबर 4 है, बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में मुतारिफ़ करवाया जाता है? जब बच्चा पैदा होता है, जब बोलने लायक या सुनने लायक होता है तो बच्चे को ज़बान से किस शक्ल में सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया जाता है? बातचीत में, हुक्म में, कवायद में या तलफ़ुज़ में? तो बच्चे को हम ज़बान जब सिखाते हैं या बच्चे को ज़बान से मुतारिफ़ करवाते हैं तो बातचीत से, बच्चे से बातचीत करते हैं घर में, ख़ानदान में। इस तरह से बच्चा ज़बान से मुतारिफ़ होता है और फिर ज़बान को सीख लेता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, वाइगोत्स्की के नज़रिए पर मुबनी तामीरियत पसंद क्लासरूम, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। तामीरियत पसंद मतलब कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम। तामीरियत पसंद क्लासरूम ज़्यादा तजुर्बाकार उस्ताद आमोज़गार को खाली जगह फराहम करने में एक रहनुमा का फरीज़ा अंजाम देता है। वाइगोत्स्की की एक थ्योरी है, यानी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच जो है वाइगोत्स्की की थ्योरी है। कंस्ट्रक्टिव बेस्ड जो क्लासरूम होगा उसमें ज़्यादा तजुर्बाकार टीचर लर्नर को क्या फराहम करेगा? अदम तवाज़ुन को जानने का मौका, तरगीब, सवाल पूछने का मौका या किसी नज़रिए का तारुफ। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, तरगीब। बच्चों को वो तरगीब फराहम करेगा।
सवाल नंबर 6 है, गैर लफ्जी तरसील होगी जिस कम्युनिकेशन में या जिस तरसील में लफ्ज़ का इस्तेमाल ना हो। तो बोले जाने वाले अल्फाज, हरकत व सकनात, एदाद या छुपे हुए अल्फाज। तो हरकत व सकनात मतलब कि एक्टिविटी, सिर्फ बॉडी एक्टिविटी, इसमें जो है लफ्ज़ का या ज़बान का इस्तेमाल नहीं होगा। तो हरकत व सकनात जो है ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। सातवां सवाल है, उम्र का वो मरहला जिसमें बच्चा कोई ज़बान दीगर मराहिल के मुकाबले ज़्यादा आसानी से सीख सकता है, वो ये है। उम्र का वो हिस्सा या उम्र का वो स्टेज जिसमें बच्चा बाकी स्टेज से, उम्र के बाकी स्टेज के मुकाबले जल्दी कोई ज़बान सीख लेता है, वो क्या है? 8 साल की उम्र से पहले, 8 साल के बाद, 10 साल की उम्र से पहले या 13 साल के बाद। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। 8 साल की उम्र से पहले बच्चा जो है कोई भी ज़बान बाकी उम्र के मुनासिबत जल्दी सीख लेता है। आठवां सवाल है, जब हम किसी ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं तो ये अमल कैसे वाक़या होता है? जब हम किसी ज़बान को नेचुरल वे में सीख लेते हैं बगैर किसी जद्दोजहद के, बगैर किसी मश्क के, तो ये कैसे वाक़या होता है? मौसर तरसील पर तवज्जो देकर, कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है पर तवज्जो मरकूज़ करके। मतलब कैसे कहा जा रहा है, बोलने का अंदाज़ क्या, उस पर तवज्जो ना मरकूज़ करके क्या कहा जा रहा है उसके माने पर, बात पर ध्यान देकर, तवज्जो देकर, या वालिदैन की बातें सुनकर, या अपने तौर पर पढ़कर और सीखे गए लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है कि कैसे कहा जा रहा है के बजाय क्या कहा जा रहा है, माने पर तवज्जो मरकूज़ करके हम ज़बान को फितरी तौर पर सीखते हैं और ये अमल इस तरह से वाक़या होता है, इस तरह से ये अमल होता है। सवाल नंबर 9 है, उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहाँ तलबा सिखाई जाने वाली ज़बान बिला झिझक बोल सके और उसके आदी हो सके। इसके लिए क्या करना होगा कि उस्ताद एक ऐसा माहौल फराहम करे जहाँ तलबा बिला झिझक कोई भी ज़बान सीख ले और उसके आदी हो जाए। तो बसरी मवाद इस्तेमाल किया जाए, तलबा को कोई भी ज़बान बोलने दिया जाए जो वो अच्छी तरह जानते हैं। बच्चा कोई भी ज़बान बोलेगा तो जो ज़बान हम सिखाना चाह रहे हैं वो कैसे सीखेगा। क्लासरूम में आम बातचीत के दौरान जुमलों पर जोर दिया जाए या वक्फे से तहरीर और बोलने का काम दिया जाए। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ज़बान सिखाना चाह रहा है टीचर, वो ज़बान वक्फे से लिखवाई जाए और उन्हें बोलने का काम दिया जाए। सवाल नंबर 10 है, आमोज़गारों को अपने इल्म को ख़ुद तश्कील देने वाला समझा जाता है। लर्नर जो है अपने इल्म को ख़ुद तश्कील देते हैं, ख़ुद बनाते हैं। ज़बान की क्लास में इस अमल को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? उस्ताद इनफरादी प्रोजेक्ट के काम की निगरानी करे और इस्लाह के लिए वक्फे से अपनी जवाबी तासुरात से आगाह करे। तलबा को सिखाई जाने वाली तहरीरों का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करने पर आमादा करे, या तलबा के सीखने की सलाहियत के मुताबिक आमोज़िशी मवाद फराहम करके, या फिर इनफरादी और इज्तमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताआवुन और शिरकत का मौका मिले। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। इनफरादी और इज्तमाई सरगर्मियों को तक़वियत पहुँचाकर ताकि तलबा को सीखने के अमल में बाहमी ताउन और शिरकत का मौका मिले। बच्चों को अलग अलग या फिर ग्रुप में भी उनसे एक्टिविटी कराई जाए ताकि बच्चों को एक दूसरे से इंटरेक्शन का और शिरकत का मौका मिले, एक दूसरे की मदद करने का मौका मिले। सवाल नंबर 11 है, किसी ज़बान को बेहतर सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सिखाया जा रहा है वो क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान के करीब तर हो, कॉलेज में दाखिला पाने के इम्कानात में बेहतरी ला सके, या तलबा की ज़िंदगी को उसूलों और मकासद के लिहाज से कारगर हो। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। जहाँ पर ऑप्शन जो है बच्चे को या तालिब इल्म को फोकस कर रहा है वो ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। सवाल नंबर 12 है, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या है? उस्ताद काम देता और पढ़ने में मदद करता है, तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं, ऊपर के दोनों, या सिर्फ 2। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, सिर्फ 2, यानी तलबा अपने आप पूछताछ करते हैं। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग का मतलब ही है कि बच्चे इंक्वायरी करते हैं नॉलेज की।
13वां सवाल है, कौन सा आमोजिशी इलाका गौर व फिक्र के अमल को बढ़ाता है? लर्निंग का कौन सा एरिया है जो गौर व फिक्र के अमल को, गौर व फिक्र के प्रोसेस को बढ़ाता है? याद करना, समझ, अंदाज़ा कदर या इतलाक। इतलाक मतलब एप्लीकेशन। बच्चा जब जो सीख रहा है उसको अप्लाई करेगा किसी पे, तभी उसके गौर व फिक्र का जो प्रोसेस है वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 14 है, ज़बान जानने का मतलब है ज़बान के क़वायद को जानना, ज़बान में इजहार ख़याल की सलाहियत रखना, ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म या सही से लिखना। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है, ज़बान में इजहार ख़याल की सलाहियत रखना। ज़बान कोई जानता है, अगर कहेंगे कि वो ज़बान जानता है तो मतलब कि उस ज़बान में, जो ज़बान वो जान रहा है उसमें अपने ख़याल का इजहार कर सकता है अगर, तब हम समझेंगे ज़बान जान रहा है वो। सवाल नंबर 15 है, मुख्तलिफ़ मज़ामीन की आमोजिश में तालिब इल्म की मादरी ज़बान का इस्तेमाल बेहतर आमोजिश में मुआविन होगा, दूसरी ज़बानों और मज़ामीन की आमोजिश में रुकावट के तौर पर काम करेगा, दूसरी ज़बानों की आमोजिश में मखल होगा। ये दोनों ऑप्शन जो है हमारे नेगेटिव हैं। अंग्रेज़ी ज़बान की क्लास में उसकी इजाज़त नहीं देनी चाहिए, ये भी नेगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। बच्चा अलग अलग सब्जेक्ट सीख रहा है तो उसमें उसकी मादरी ज़बान का इस्तेमाल जो है बच्चे की लर्निंग में हेल्पफुल साबित होगा। सवाल नंबर 16 है, ज़बान सीखने के ताल्लुक़ से लग़वी नशोनुमा से मुराद है, लेक्सिकल डेवलपमेंट से मुराद है। लग़वी नशोनुमा मतलब लेक्सिकल डेवलपमेंट। ज़बान सीखने की तरगीब से, क़वायद सीखने के एक मरहले से, नक़वी साख्त की तफ़हीम से या समाजी ज़ाती वग़ैरह नौइयत के अल्फाज सीखने से। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। लेक्सिकल डेवलपमेंट यानी लग़वी नशोनुमा से मुराद है कि समाजी ज़ाती नौइयत के अल्फाज सीखने से। सवाल नंबर 17 है, ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है? किसको सबसे कम इम्पोर्टेंस मिली है? ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और इसका इस्तेमाल करना, क़वायद की मशक़ों का बग़ौर मश्क़ करना, किसी ज़बान में अखबारात का मुताला या किताबों का मुताला। अगर ज़बान की आमोजिश कर रहे हैं आप तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आपकी ज़बान की आमोजिश बेहतर तरीके से होगी। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कम अहमियत का हामिल है, तो ये तो ज़्यादा अहमियत का हामिल है। क़वायद की मशक़ों का बग़ौर मश्क़ करना, जो ग्रामर है आप उसकी एक्सरसाइज को बार बार प्रैक्टिस करें, ये नहीं है, इसको कम अहमियत का हामिल है ये। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 18 है, दर्ज झेल खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग से मुताल्लिक़ है। नीचे दिए गए ऑप्शन जो है वो कोऑपरेटिव लर्निंग से मुताल्लिक़ है, सिवाय क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, एक बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल या हम जमातों के साथ मिलकर काम करना उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। दरअसल ये जो नीचे दिए गए ऑप्शन है ये सब कोऑपरेटिव लर्निंग की खुसूसियत है या कोऑपरेटिव लर्निंग के मुताल्लिक़ है। लेकिन एक बेआवाज़ बेहरकत, अगर क्लास में हरकत नहीं हो रही है तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग उसमें कैसे होगी? स्टूडेंट एक दूसरे के साथ हरकत करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे और टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होगा तो वो कोऑपरेटिव लर्निंग वाली क्लास होगी। लेकिन यहाँ कह रहा है कि एक बेआवाज़ बेहरकत करीने वाला क्लासरूम, तो कोऑपरेटिव लर्निंग का ये कंपोनेंट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 19 है, ज़बान की आमोजिश मौसर होती है, ज़बान की आमोजिश इफ़ेक्टिव होती है जब आमोज़गार तरतीब वार क़वायद के उसूल सीखता है, हैयत से इस्तेमाल पर आता है। हैयत से इस्तेमाल पर आता है मतलब स्ट्रक्चर, पहले वो उस ज़बान का स्ट्रक्चर सीख लेता है फिर उसके इस्तेमाल पर या प्रैक्टिस पर आता है। उसूल से इतलाक़ पर आता है या सख्ती से हैयत पर आता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। हैयत से इस्तेमाल पर आता है। ज़बान की आमोजिश इफ़ेक्टिव कब होती है? जब लर्नर हैयत पहले उस ज़बान का स्ट्रक्चर सीखता है और फिर उसका इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है।
تو آج کے اس 5ویں موک ٹیسٹ میں میں نے 19 سوالات کو حل کیے۔ ویڈیو کو پاز کر کے خود سے سوالات کو حل کیجیے۔ آپ کو کون سے سوالات سمجھنے میں پریشانی آئی، کون سے سوالات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے، نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے موک ٹیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔